दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश अग्रवाल नरेंद्र अकेडमी दुर्गापुर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाब के रूप में हम लिखें। एक बार देखें, पूछा गया था कि अपना यूएनओ का एक संगठन है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। एक प्रश्न था कि 1971 में सदस्य संख्या 54 कर दी गई। दोस्तों एक लड़के ने कमेंट किया, सर ये 1973 है या 71 है? ध्यान रखिएगा, जो चार्टर में संशोधन किया गया 1971 में और इसको लागू किया गया 1973 में, दोनों ही बात सत्य है। 1971 में संविधान के चार्टर में परिवर्तन किया गया और 1973 में उस चार्टर को लागू किया गया। ठीक है। दूसरी बात हमने देखी कि इसमें कोई भी जो निर्णय होता है वो 1/2 बहुमत से होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद में सदस्यों के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है वो 1/2 बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तीसरा इसी का ही प्रश्न है, इसकी जो बैठक वर्ष में एक बार, ये लिखा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में 2 बैठकें भी होती हैं। एक बैठक जेनेवा में और एक बैठक न्यूयॉर्क में होती है। ये एक ही साल में 2 बैठकें संपन्न करवाई जाती हैं। न्यूयॉर्क में अप्रैल माह में होती है और जेनेवा में जुलाई माह में होती है। तो ध्यान रखिएगा कि बैठक वार्षिक ही बोलते हैं, लेकिन इसकी न्यूयॉर्क में 1 साल में एक बार और जेनेवा में भी 1 साल में एक बार होती है। यहाँ जो बैठक होती है वो अप्रैल माह में होती है और ये होती है जुलाई माह में होती है। आपके कमेंट्स हमारे लिए स्वीकार्य है। जो भी आपकी दिक्कत कहीं भी आती है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम अगले दिन उसको स्पष्ट करेंगे। आगे देखते हैं हम। इससे आगे देखते हैं। देखो, हमने यूएनओ के 5 अंग पढ़े और छठे अंग के रूप में हम अध्ययन करेंगे, छठे अंग के रूप में सचिवालय के रूप में। सचिवालय, दोस्तों ध्यान रखिएगा, सचिवालय यूएनओ का कार्यालय है, जिसको हम ऑफिस बोलते हैं। समस्त कार्य यहीं पर संपन्न किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सचिवालय के रूप में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सचिवालय ये क्या है। ये यूएनओ का कार्यालय है और यूएनओ के उपयुक्त जो 5 अंग होते हैं, उस 5 अंगों के संपूर्ण कार्यकारी जो कार्य है वो यहीं पे संपन्न किए जाते हैं। इसमें एक इसका महासचिव होता है एवं अन्य उसके कर्मचारी होते हैं। ये कर्मचारी, महासचिव सहित समस्त कर्मचारी हमेशा अपने कार्य में बने रहते हैं, अर्थात ऑफिस में बने रहते हैं और ये कार्य करते हैं जो उपयुक्त 4 अंग है। ध्यान रखिएगा, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य सचिवालय में नहीं होता। सचिवालय में कार्य होता है 4 अंगों का। 4 अंगों में महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सामाजिक
एवं आर्थिक परिषद, और चौथा है न्यास परिषद। ध्यान रखिएगा, ये चारों अंगों के जो भी कामकाज हैं उस कामकाज को कार्यालय ही रूप में मेंटेन करते हैं और सचिवालय मेंटेन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका एक महासचिव और अन्य क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। महासचिव के रूप में थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार। महासचिव, इसको यूएनओ का महासचिव भी कहा जाता है। यूएनओ का महासचिव भी कहा जाता है। और ये यूएनओ का महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, इसकी सर्वप्रथम देखते हैं नियुक्ति कौन करता है? एक होती है अपनी सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के परामर्श से महासचिव द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के बाद में इसका कार्यकाल मुख्य रूप से 5 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति जिसका कार्यकाल हो चुका है वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि पुनः निर्वाचन का अधिकार भी है, यानी कि कितनी बार निर्वाचित होगा इसके संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। यूएनओ के जो चार्टर है उसमें जो अध्याय है, ध्यान रखिएगा, सचिव और सचिवालय का उल्लेख है। जो अध्याय है यूएनओ का, अध्याय 15 में इसका उल्लेख किया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 97 से लेकर के 101 तक अनुच्छेद है। बहुत अच्छा सवाल है कि अध्याय 15 में सचिवालय है और उसके अनुच्छेद 97 से 101 में है। ध्यान रखिएगा कि महासचिव की जो नियुक्ति होती है उसका अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 99वां अनुच्छेद है, जिसके अनुसार महासचिव की नियुक्ति होती है और उनकी शक्तियों का इसमें उल्लेख किया जाता है। आगे देखिएगा इस संबंध में कि ये जो अंग है, ये अंग मुख्य रूप से प्रतिदिन के दिन के कार्यों को संपन्न करता है। इसके कार्यालय और पुनर्निर्वाचन जो अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रकट किए जाते हैं। अब यहाँ ये देखिएगा कि 1946 में प्रथम महासचिव ध्यान रखिएगा 1946 में पहला महासचिव बना नियुक्त किया गया था और पहला महासचिव था त्रेगिरेली पहला महासचिव था यूएनओ का। ध्यान रखिएगा महासचिव पहला था। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस महासचिव है। ध्यान ये रखिएगा एंटोनियो गुतेरस क्या है, देखिएगा एंटोनियो गुतेरस देश है इसका पुर्तगाल का व्यक्ति है एंटोनियो गुतेरस। इससे पूर्व ये यूएनओ का शरणार्थियों के आयोग का अध्यक्ष रहा है। ध्यान रखिएगा शरणार्थियों के आयोग का अध्यक्ष रहा है। ये 2000 शरणार्थियों के आयोग का अध्यक्ष रहा है। देखिएगा एक बार इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा महासचिव है एंटोनियो गुतेरस। ये एंटोनियो गुतेरस
से पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का है। ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व है, ये पूर्व में यूएनओ के शरणार्थी, यूएनओ के शरणार्थियों के उच्चायुक्त के पद पर कार्य कर चुका है और ये पद पर 2005 से 2015 तक कार्यरत रह चुका है। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस इससे पूर्व यहाँ पुर्तगाल का प्रधानमंत्री रहा है। वो 1995 से लेकर के 2000 के मध्य में ये पुर्तगाल का प्रधानमंत्री रहा है। इसके महासचिव के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति 12 दिसंबर 2016 को नियुक्ति की गई थी। कार्य प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। तो महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस है, वो क्रम से देखें तो ये 11वें रूप में महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब देखिएगा, ये महासचिव के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। अब इसके कार्य क्या होते हैं? सचिवालय के जो कार्य हैं, कार्यों के रूप में चर्चा करें। कार्यों के रूप में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि शिक्षा परिषद एक प्रशासनिक अंग के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है प्रशासनिक कार्य, प्रशासन के संबंधित कार्यों का संचालन करता है। ये विभिन्न प्रकार के अंगों की, ये विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनके प्रशासन संबंधी जुड़े हुए कार्यों को प्रारंभ करता है। ध्यान रखिएगा, जो महासचिव के रूप में हम पढ़ रहे थे, एक बिंदु और देखिएगा इसमें, यह यूएनओ की सभी अंगों की बैठकों में भाग लेते हैं। अर्थात कि 4 अंग, अभी हमने पूर्व में चर्चा की है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके जो 4 अंग है उनकी हर बैठक में भाग लेते हैं। यह यूएनओ की जो 4 अंग है, 4 अंगों की बैठकों में भाग लेते हैं। यूएनओ की 4 अंगों की बैठकों में भाग लेते हैं। कार्य के रूप में देखें, एक कार्य ये है, एक है बजट तैयार करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, यूएनओ का बजट कौन तैयार करता है? इस रूप में लिखेंगे, सचिवालय ही इसका बजट तैयार करता है। इस बजट को प्रस्तुत कौन करता है? इस बजट को प्रस्तुत महासचिव करता है। महासचिव करता है। कहाँ करता है? महासभा में। महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में इस महासचिव है, इसके बजट को प्रस्तुत करता है। बजट का होता है इसका वार्षिक जो लेखा जोखा है, और वर्ष भर का लेखा जोखा महासभा के जो वार्षिक अधिवेशन होता है। सुनिएगा, एक बार हमने पूर्व चर्चा की थी कि महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर के मध्य दिसंबर तक अर्थात क्रिसमस तक चलता है, और यहीं पर इसका बजट भी महासचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका अन्य कार्य क्या है? अन्य कार्य के रूप में हम पढ़ें, इसके साथ में क्या काम करता है? देखिएगा, अगला इसका तीसरा कार्य इसका बजट के रूप बजट तैयार करना है
और बजट तैयार प्रस्तुत करता है और प्रस्तुति के रूप में हमने चर्चा की है। आगे देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। अधिवेशन, जो अधिवेशन होता है महासभा का, अधिवेशन प्रारंभ में महासचिव की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट से प्रारंभ होता है। रिपोर्ट से प्रारंभ किया जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो महासभा का अधिवेशन होता है उसकी अधिवेशन में प्रारंभ में क्या प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो महासचिव होता है प्रारंभ में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उस वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही ये अधिवेशन प्रारंभ किया जाता है। अगला कार्य, चौथा कार्य है कि महासभा एवं सुरक्षा परिषद, महासभा एवं सुरक्षा परिषद को विवादों से अवगत करवाता है। ध्यान रखिएगा, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के मध्य जब विवाद होता है, इस विवाद की रिपोर्ट प्रत्येक राष्ट्र महासचिव तक पहुंचाता है और महासचिव उस रिपोर्ट को महासभा एवं सुरक्षा परिषद से अवगत करवाने का कार्य करता है। अर्थात हम यूं मानेंगे, सचिवालय का प्रमुख कार्य हो गया कि महासचिव की अपनी रिपोर्ट को इन दोनों में प्रस्तुत करना। जिन जिन राष्ट्रों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों के आधार पर ये कार्य करने के लिए वो बल दिया जाता है। ये विश्व कर्मचारी संस्था है। ये विश्व की कर्मचारी संस्था है जो किसी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं होती, ये विश्व के प्रति समर्पित होती है। ध्यान रखिएगा, इन कर्मचारियों को विश्व नागरिक कहा जाता है। विश्व नागरिक कहा जाता है, न कि किसी राष्ट्र विशेष के। इस रूप में यूं कहेंगे कि विश्व कर्मचारी संस्था किसको कहा जाता है, सचिवालय को। और सचिवालय के जो भी कर्मचारी हैं वो विश्व नागरिक के रूप में जाने जाते हैं और उनका नेतृत्व है महासचिव द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसके अब देखते हैं कि अलग अलग विभागों के रूप में कार्य करते हैं। क्या है, जो यहाँ का सचिवालय के 8 विभाग हैं, अलग रूप से 8 विभाग हैं और 8 विभागों के रूप में अलग अलग ये कार्यों को संपन्न करता है। देखेंगे 8 विभागों के रूप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले के रूप में देखें कि सामाजिक सुरक्षा विभाग। ध्यान रखिएगा, यूएनओ का कार्य विश्व में शांति बनाए रखना ही नहीं है, सामाजिक समरसता भी बढ़ाना है, भाईचारा उत्पन्न करना है, जिससे विश्व में होने वाली विभीषिका है उसको शांत किया जा सके। तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा विभाग जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के समाजों से जुड़ी हुई कार्य उनको संपन्न करने का कार्य करता है। मुख्य रूप से एक आर्थिक विभाग, ये आर्थिक विभाग विभिन्न राष्ट्रों को यूएनओ द्वारा दी जाने वाली मदद है। जैसे में आज हम देखे हैं कि कोविड-19 के लिए भारत को विश्व बैंक ने मदद प्रदान की है। $1 मिलियन भारत को प्रदान की गई है 2 अप्रैल 2020 में। इसका उद्देश्य है भारत में फैल रही जो महामारी है उस महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा, जो विश्व बैंक है वो विकासशील राष्ट्रों के लिए पुनर्निर्माण एवं उसके विकट या उसमें आवश्यकता अनुसार ऋण प्रदान करने का कार्य करता है।
ध्यान रखिए, ये विकासशील राष्ट्रों के लिए ही कार्य करता है। तो ऐसे में ये इस आर्थिक विभाग के रूप में भी जैसे अन्य प्रकार की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के हर रिकॉर्ड इस विभाग में रखे जाते हैं। इसके बाद में एक सुरक्षा परिषद संबंधी कार्य होता है। एक है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद संबंधी कार्य, ध्यान रखिएगा। सुरक्षा परिषद यूएनओ का महत्वपूर्ण अंग है। ये सुरक्षा परिषद विश्व में शांति बनाने का कार्य करता है। 5 राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं इसके, स्थायी, और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। इनके समस्त कार्यों संबंधी विवरण रखने का कार्य जो इसका विभाग करता है वो सुरक्षा परिषद संबंधी विभाग के रूप में होता है। एक सार्वजनिक सूचना विभाग होता है, सार्वजनिक सूचना विभाग। ये समय समय पर यूएनओ द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी जुटाता है और उस जानकारियों को सार्वजनिक यानी कि विभिन्न राष्ट्रों में मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने का कार्य करता है। इसके 5वें अंक के रूप में देखा गया है प्रशासनिक तथा वित्तीय विभाग। प्रशासनिक तथा वित्तीय विभाग, वित्तीय विभाग ये विभिन्न जो यूएनओ के प्रशासन संबंधी कार्य हैं और धन संबंधी कार्य हैं उनके संबंध में कार्य करने के लिए कार्य रूप में प्रणीत करता है। इसी रूप में आगे है, आगे के रूप में देखा है सम्मेलन और सेवा विभाग। सम्मेलन एवं सेवा विभाग, सम्मेलन एवं सेवा विभाग है। और 7वें अंक के रूप में इसमें बताया गया है विधि विभाग। एक है विधि निर्माण के लिए विधि विभाग तैयार किया गया है। और 8वें अंक के रूप में है विधि विभाग है आर्थिक समझ। न्यास क्षेत्र में सूचना विभाग है। एक है न्यास क्षेत्र में सूचना विभाग, ध्यान रखिएगा। ये 8 विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, सचिवालय के हैं। ये विभिन्न प्रकार के 8 आयोग अपने अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को कार्यालय संबंधी कार्य निपटाने का कार्य करते हैं। पूछा जाता है बार बार कि सचिवालय के प्रमुख विभाग कितने हैं, तो इसके 8 विभाग हैं जो अलग अलग रूप में कार्य को संपन्न करने का कार्य करते हैं। आगे देखिएगा, सचिवालय के कार्यों के रूप में हमने पढ़ा। उसके बाद में देखते हैं कि यूएनओ द्वारा विश्व शांति के लिए कार्य के साथ साथ विश्व के विकास के लिए कार्यों को संपन्न किया जाता है। ध्यान रखिए, हमने ये देखा था जो यूएनओ है, यूएनओ विश्व शांति के लिए कार्य करता है। ध्यान रखिए, विश्व शांति के साथ साथ में ये विश्व विकास एवं समन्वय संबंधी कार्यों को भी संपन्न करता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व में शांति तभी स्थापित की जाती है जब इस क्षेत्र में लोगों को शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रसार किया जाए। ध्यान रखिएगा, जब हमें कि सुरक्षा या शांति के लिए शिक्षित नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक विश्व में शांति कायम नहीं होगी। एक अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है और एक प्रत्येक राष्ट्र में एक ऐसी संस्कृति कायम करना आवश्यक है जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। अर्थात हमने देखा है कि यूएनओ विश्व शांति के लिए कार्य करता है। विश्व शांति के लिए कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के झगड़ों को निपटाता है, साथ में
यह प्रक्रिया भी करता है कि विश्व में झगड़े हो ही ना, इसके लिए शांति की शिक्षा प्रदान करना, लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जागरूक करना और वैज्ञानिक ये जो संस्कृति, शांति की संस्कृति है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य करना है। इनके ऐसे काम करने के लिए एजेंसियां बनाई गई हैं। यूएनओ की कुछ एजेंसियां हैं, वो कार्य कर रही हैं। विश्व में शांति के प्रसार के लिए लोगों को हम रोक सकते हैं, संघर्ष करता उसको रोक सकते हैं, लेकिन उसकी अंतःकरण की भावना इस प्रकार की हो जाए कि वो संघर्ष के प्रति उतारू ही ना हो। तो ऐसे में ऐसी एजेंसियां गठित की गई हैं जिनके माध्यम से हम विश्व में शांति कायम करने के लिए कार्य करते हैं। इसे आगे देखिएगा। एजेंसी के रूप में सबसे पहले है यूनेस्को। यूनेस्को के रूप में देखा गया है, ये विश्व में शिक्षा वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यूनेस्को एक एजेंसी है यूएनओ की। ये यूएनओ की जो एजेंसी है, ये शिक्षा, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के रूप में कार्य करती है, बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है। विश्व में पहला कार्य है विश्व शांति की शिक्षा। ध्यान रखिएगा कि विश्व शांति के लिए शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरी ओर इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक करना। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है सांस्कृतिक समन्वय का कार्य करना। अर्थात हमने देखा है कि संस्कृति होती है, आचार विचार व्यवहार होता है। जब लोग बाग आपस में अपने स्तर पर शांति व्यवस्था कायम करने का एक माहौल पैदा करेंगे, संस्कृति का मतलब होता है ऐसा माहौल पैदा करना होता है, तो ऐसे में विश्व में शांति कायम करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। तो ऐसे रूप में एक एजेंसी यूनेस्को के रूप में जो कार्य कर रही है, जो विश्व में शांति के लिए शिक्षा देती है, लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति आकर्षित करती है, साथ में सांस्कृतिक समन्वय के लिए भी कार्य करती है। तो इस रूप में हम देखें इस यूनेस्को का गठन के रूप में देखते हैं कि 1945 में यूनेस्को नामक एक संगठन है, उसका गठन किया गया था। गठन के बाद में हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस इसका मुख्यालय, फ्रांस की राजधानी है पेरिस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में सदस्य देश हैं 195। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसके सदस्य देश 195 है। अर्थात यूं कहें कि यूएनओ के तो 193 है, लेकिन इस एजेंसी के 195 सदस्य राष्ट्र हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ऐसी सदस्य संख्या पूछी जाए तो 193 नहीं होकर के 195 सदस्य राष्ट्र हैं इसके एजेंसी के रूप में। अगली प्रक्रिया के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। इसके 11 सहयोगी, 195 सदस्य राष्ट्र हैं और 11 सहयोगी राष्ट्र हैं। 11 इसके सहयोगी राष्ट्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जा चुका है कि 195 सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन यूनेस्को के सहयोगी राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 11 इसके सहयोगी राष्ट्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसे आगे की हम चर्चा करें कि ये वर्तमान में आंद्रे
इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजेली, वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और भारत इसका सदस्य, ध्यान रखिएगा, भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। ध्यान रखिएगा 1945 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका पेरिस में है। 195 सदस्य राष्ट्र हैं इसके, 11 सहयोगी देश हैं और आंद्रे अजेली इसके अध्यक्ष हैं। 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत जो यूनेस्को एक एजेंसी है उसका सदस्य कब बनाया गया था। इसके रूप में हमने पढ़ा है, ये यूनेस्को नामक एक एजेंसी है जो विकास से संबंधित कार्य करती है। अगली एजेंसियों के संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये कहूँ कि अपनी नरेंद्र अकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छे से अच्छे वीडियो देने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी हमें कुछ मोटिवेट करते रहें, उसको कुछ सब्सक्राइब करते रहें। साथ में ही आज अखबार में राजस्थान पुलिस के संबंध में सूचना आई है, उसमें कहा गया है कि अपने जो एग्जाम्स है वो जल्दी जुलाई अंतिम सप्ताह में आयोजन करने की सूचना मिल रही है। तो आप इस प्रकार से निष्फिक्र होकर ना बैठिएगा कि लॉकडाउन में किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होंगी, 6 महीने में नहीं होंगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजन करने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि 2 दिन की 4 पारियों में एग्जाम संपन्न करवाई जाएगी, ऑफलाइन एग्जाम होंगी अपनी। तो ऐसे में आप बैठे ना रहिए, आप अपने YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। साथ में विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां अपने पास, बुक्स हैं, नोट्स हैं, उसको भी आप खंगालते रहिए। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप घर पे रह करके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है आपके, और आप पढ़ाई में अपने लगे रहिए। आप ये मान के चलिए कि एग्जाम से आपकी जल्द से जल्द, उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। हो सकता है बीमारी आगे चल जाए तो हो सकता है, लेकिन आप तो ये मान के चलिए ना, जुलाई के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने ही वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।